हम जैसे आज आपके पास भीख मांग रहे हैं, आपको भीख मंगा हम करवाएंगे। ये आखिरी बार मैं बोलता हूँ सरकार को। और इसके साथ मैं सरकार को फिर से कर रहा हूँ, 13 तारीख को हम आ रहे हैं, आप सावधान हो जाए। ये तीसरी बार है, ये आंदोलन में बैठेंगे तो हमारा सब कुछ लेके ही खड़े होंगे, उसके अलावा हम खड़े नहीं होंगे। हमारे स्थान पे आप खड़ा होकर देखिए, आपको पता लगेगा जिंदगी कैसी होती है। 2 बच्चों को लेके चलना कितना मुश्किल होती है, हमको पता है। गवर्नमेंट ये सब नहीं देखती है। हस्बैंड तो नौकरी करते करते चले जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता। मेरी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस बार हमारी मांगे नहीं मानोगे तो आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसके अंदर तमाम माजी सैनिक भाइयों बहनों, वीर नारी बहनों और हमारे परिवार को हम ये बताएंगे कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है और हम सरकार बदल के रहेंगे। देश के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो सैनिकों के जब सैनिकों के कंधे पे रख कर के बंदूकें चला रहे हैं, बॉर्डरों पे जा कर के वर्दियाँ पहन रहे हैं, वहाँ जाके दिखा रहे हैं कि हम सेना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सेना के लिए ये कर रहे हैं, सेना के लिए हथियार ला रहे हैं, सेना के लिए इतनी तोपें ला रहे हैं। तो कारगिल वार जब हुआ था तो उस टाइम तोपें नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ सेना के कंधे पे बंदूक रख करके चलाई जा रही है। और ये गवर्नमेंट सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा अभी तक कुछ नहीं दिया। अब 10 लाख परिवार हमारा एक्समैन का है, उनका परिवार है। अब आप एक चीज़ ले लो, वही एक परिवार में हर आदमी 5-10 आदमी को पहचानता है। अगर ज्वालामुखी बनेगा तो ये और बहुत आगे बढ़ जाएगा। तब सरकार की नींद खुलेगी, तब आँख खुलेगी फिर, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होगी। तो ये जो है ये राष्ट्रवाद, जो ढोंगी राष्ट्रवाद है, ये ढोंगी राष्ट्रवाद बोलूँगा मैं, बिल्कुल ढोंगी। ये तिरंगा नहीं, ये तिरंगा को हम सम्मान करते, तिरंगा के लिए हम जान निछावर करते, हम फौजी। और हमारे कितने भी आपने देखा ही होगा हर दिन आते हुए, पूरे भारत देश में हर दिन डेड बॉडी आती है शहीद की। तो हम मतलब देश के लिए कर सकते हैं, हम सरकार को मतलब आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हमारा आंदोलन नहीं है, ये हमारी मांग है। जो सैनिक अपने जीवन काल में सरहद पर खड़ा होकर देश की सेवा करता है, आपको हमको महफूज रखता है, वो जब रिटायर्ड होता है तो कई सारी जो दिक्कतें हैं उसके सामने आती हैं। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में जो पूर्व सैनिक संघ है वो अब कई मांगों के साथ में सरकार के सामने है। वो 13 तारीख से धरने पर बैठने वाला है। हालांकि सरकार ने एक बार उनकी कुछ मांगों को माना था, लेकिन उससे वो असंतुष्ट है और फिर से उन्होंने ऐलान किया है कि वो 13 तारीख से अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के सामने धरना देंगे। हमारे साथ पूर्व सैनिक संघ के प्रमुख जितेंद्र निमावत जी, उनसे बात करेंगे। जितेंद्र जी, खास करके एक बार आप लोग बैठे थे आंदोलन में और अब फिर से आप लोगों ने आह्वान कर दिया है, क्या ऐसी दिक्कत पड़ी और कितनी मुश्किल होती है अभी आप लोगों को? बिल्कुल, हमने 22 तारीख को भी धरना प्रदर्शन किया था। सरकार ने हमारी 2 मांग स्वीकारी थी, उसमें एक मांग में अभी भी विसंगता है और सरकार ने बोला था कि आगामी दिनों में आपके साथ मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो भी बाकी मुद्दा है उनका सॉल्यूशन लाएंगे, मगर सरकार ने अभी तक हमको कोई मीटिंग के लिए बुलाया नहीं है। इसलिए हमें पूरे गुजरात के कमेटी के साथ एक निर्णय लिया है कि आगामी 13 सितंबर को फिर से हम धरना प्रदर्शन सचिवालय गेट के पास करने जा रहे हैं। पहले तो पंचायत चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते। बाकी मीडिया को भी मैं आह्वान करता हूं कि हमारी ये पूर्व सैनिक है जो देश की सेवा करके आए, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए आप अपने न्यूज़ चैनल में ये हमारी बाइट और वहाँ लाइव करने के लिए आए। हालांकि सरकार का प्रेशर मीडिया पे है, ये मैं जानता हूँ और सब आज देशवासी जानते हैं, फिर भी मैं 2 हाथ जोड़ के मीडिया को विनती करता हूँ कि हमें ज़रूर हमारी आवाज़ सरकार को पहुँचाने के लिए आप सब मीडिया चैनल आए। और दूसरा, अब सरकार को मैं इस बार ये कहना चाहता हूँ, ये आपके पास आखिरी मौका है। अब ये मौका को जो आपने गंवाया तो आपको ऐसी चोट पहुंचाएगी, आप जिंदगी भर याद रखोगे। मैं सरकार को बिल्कुल यहाँ से कहना चाहता हूँ, आखिरी मौका है, हमारा जो भी 11 मुद्दे बाकी है उनका सॉल्यूशन लाए, नहीं तो ये दिन देखना पड़ेगी कि हम जैसे आज आपके पास भीख मांग रहे हैं, आपको भीख मंगा हम करवाएंगे। ये आखिरी बार मैं बोलता हूँ सरकार को। और इसके साथ मैं सरकार को फिर से कर रहा हूँ, 13 तारीख को हम आ रहे हैं, आप सावधान हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। अब क्या कहेंगे, इतने सालों तक सेवा देने के बाद
अपने जीवन काल का मूल्य समय आपने दे दिया सेना को और अब अपनी मांगों के लिए आपको सरकार के सामने बैठना पड़ रहा है। देखिए, पहले तो क्या है 17, 18, 20 साल की उम्र में भर्ती होते हैं, उसके बाद 35, 40, 45 साल में हम रिटायर होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आर्मी का स्किल होता है वो तो है ही हमारे साथ, लेकिन बाहर आने के बाद हमारे पास वो जो बोलते हैं ना कि बाहर का कम ज्ञान होता है। तो हम ये मांग करते हैं कि भाई हम डिसिप्लिन्ड है, इतने साल सेवा की है, उसके बाद हमारी जो जायज़ मांग है, हम नाजायज़ मांग कभी नहीं करते। एक सोल्जर हमेशा देश के लिए खड़ा रहता है और देश के लिए ही जीता है, देश के लिए ही मरता है। और इस बातों को डिसिप्लिन में रहकर हमने 3 बार इसमें बार बार पिछले 6 साल से ये गवर्नमेंट को बताते आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट है कि हम कल करेंगे, आप आइए, परिपत्र करते हैं, ढीली नीति अपना रही है। लेकिन ये सब क्या है, कब तक चलेगा? अभी हमारी उम्र भी हो गई है, मेरी उम्र 68 ईयर्स है। हमारे कई बुज़ुर्ग हैं जो बेचारे आते हैं और जितेंद्र भाई निमावत जी जो अपना ये लेके बैठे हैं, उनको हमारा पूरा सपोर्ट इसीलिए है कि ये आदमी निस्वार्थ काम करता है। ये इंस्टीट्यूशन अभी हमारा नया, लेकिन इतना बड़ा व्याप हो गया है इसका कि हम अभी ये तीसरी बार है ये आंदोलन में बैठेंगे तो हमारा सब कुछ लेके ही खड़े होंगे, उसके अलावा हम खड़े नहीं होंगे। और जितेंद्र निमावत जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, ये नारा लेकर हम हमेशा रहेंगे और रहने वाले। क्योंकि इंडिविजुअल का ये प्रश्न नहीं है, पूरे गुजरात में, उसके बाद पूरे देश के जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन ये बात है कि जायज़ मांग भी नहीं देना। हम लोग तो वहाँ तक कहते हैं हमारी सेवा जहाँ आपको चाहिए वहाँ ले लो, लेकिन जायज़ सेवा, जायज़ जो हमारी मांग है वो पूरी करो, ये हमारी मांग है। सब कितना दुख होता है कि अगर सरकार के सामने आपको अपनी मांगों के लिए बैठना पड़े। लगता है कि जिस सरकारों के लिए आपने काम किया वो सरकार अब आपकी नहीं सुन रही है। हम तो क्या गुजरात सरकार नहीं, पूरे भारत देश के लिए सीमा पर मतलब जो अपनी चालू सर्विस में काम किया है और बहुत सारा योगदान भी दिया है। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने अपनी ड्यूटी निभाई है बड़ी ईमानदारी के साथ। और आज रिटायर होने के बाद भी अगर देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम माजी सैनिक है, तो भी आज हम तैयार हैं कि देश हमको जब भी पुकारे हम दौड़े चले जाएंगे और अपना बलिदान भी अगर देना पड़े तो देश के लिए देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इतना सारा हम लोग मतलब योगदान देश के लिए दिया हुआ है। और आज ऐसा वक्त आया है कि 3-3 बार हमको सचिवालय में जाना पड़ा और हमारी मांगें रखनी पड़ी। ये जो मांग है, अभी हमारे दोस्त साहब ने बताया, हमारी मांग सब जायज़ है, उसमें सरकार को कोई मतलब उसमें तकलीफ़ नहीं है। वो ये सारी मांग आराम से वो स्वीकार कर सकते हैं और हमको दे सकते हैं। लेकिन हम लोग को, माजी सैनिकों को खाली परेशान करने का ये एक तरीका बनाया कि हम लोग बार बार जाए और एक भिक्षा मांगे, एक सैनिक भिक्षा मांगे, वो क्या देश को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए हम गुजरात सरकार से सामूहिक पूरे माजी सैनिक हमारे निवास साहब लीडर के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं तुरंत स्वीकारा जाए, नहींतर अभी इस बार हमको परिपत्र नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहाँ से खड़े नहीं होने वाले हैं। सचिवालय के सामने धरना देंगे, 24 घंटा रात दिन हम उधर ही बैठे रहेंगे। ऐसा होगा तो भूखे प्यासे भी बैठेंगे और भूखे प्यासे बैठ के भी अपनी मांग को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। सर, क्या लगता है, आप लोग बार बार बैठते हैं, सरकार कहती है इस बार आपकी बात मान लेंगे, इस बार समझो बात मान ही लिया, लेकिन जब परिपत्र की बारी आती है तो कुछ पकड़ा के फिर आपको छोड़ दिया जाता है, फिर आपको उसी आंदोलन के लिए फिर से मजबूर होना पड़ता है। इस बार तो जब तक हमारे हाथ में परिपत्रक नहीं आएगी तब तक उस स्थान से हमने उठने वाले नहीं है। चाहे वो कुछ भी करे, कितना भी डेलीगेट्स बुलाए, हमको अंदर बुलाए, सबसे बात करवाए, पर हम कोई बात करना नहीं चाहते। जब तक हम जहाँ धरना पर बैठे, टोटली जितने हमारी मांग बची हुई है वो हमारे हाथ में परिपत्रक के साथ जब तक हाथ में नहीं आए तब तक हम उस जगह से उठने वाले नहीं है। ठीक है, इसलिए हम छूटने वाले नहीं वहाँ से। हमारे साथ बहनें भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अब एक मिनट, वैसे क्या कहेंगी जिस तरह से पूर्व सैनिक हैं उनको दिक्कत होती है, आप तो परिवार से हैं, अब कितनी दिक्कत होती है जिस तरह से ये चीज़ें? जब हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, अपना जान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये सरकार हमको कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होती। तो फिर हमारे फौजी भाई ऐसे ही क्यों मरने के लिए तैयार होए? क्योंकि फिर इनका परिवार भी है, उनको छोड़ के ये लोग रहते हैं,
तो इनके साथ ये सरकार क्यों ऐसा व्यवहार करती है। इनको थोड़ा समझना चाहिए कि हमारे भी परिवार है तो उनका भी परिवार है, तो इनको भी हमारी 14 मुद्दे की मांग है वो पूरी करनी चाहिए, और नहीं करेंगे तो हम जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम वहाँ धरना करेंगे और सचिवालय के सामने बैठे रहेंगे। जय हिंद जय। अभी कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को घर में, ये जिस तरह से डिमांड नहीं पूरी हुई उसके कारण? हम सब कुछ छोड़ के हम इधर बैठते हैं कि हमारे भी परिवार है, पीछे वो हमारे फौजी भाई भी जो शहीद होते हैं उनका भी परिवार है, उनको भी कोई पेंशन नहीं मिलती, उनको कोई सहाय नहीं मिलती। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि घर बार छोड़ के भी हम लोग इधर बैठे, हमारे फौजी भाई भी सरहद पर बैठे हैं, तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए सरकार को भी। क्या कहेंगी आप? मैं क्या बोलूँ, मैं निमायत साहब के साथ हूँ। 14 मुद्दा वो लोग जब तक पूरा नहीं करेंगे हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं वहाँ से। जब हमारे हस्बैंड जॉब करते करते गुजर गए, हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे स्थान पे आप खड़ा होकर देखिए, आपको पता लगेगा ज़िंदगी कैसी होती है। 2 बच्चों को लेके चलना कितना मुश्किल होती है, हमको पता है। सब गवर्नमेंट ये सब नहीं देखती है। हस्बैंड तो नौकरी करते करते चले जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता है उसके बाद तो। जय हिंद। ये दीदी, ये सरकार तो कहती है हम राष्ट्रवादी सरकार हैं, सैनिकों का बहुत ध्यान रखते हैं, ये सब बातें करती हैं, लेकिन आपकी बात सुन के रही सरकार जो बातें कहती है वो धरातल पर तो नहीं दिखता कहीं। सरकार को अभी हमारा एक दिन का ज़िंदगी जी के देखे तो उनको पता लगेगा ज़िंदगी कैसी होती है। आपने बहुत कष्ट झेले हैं, और ये छोटी छोटी मांगों के लेके हम लोग बार बार धरना कब तक देते रहेंगे। घर पे भी काम होती है, बच्चे को भी छोड़ के वहाँ पे धरना पे बैठे। सरकार को माननी चाहिए ना हमारी मांगे। तो कैसे शहीद हुए थे भाई साहब? वो तो जॉब में ही थे, उनको कैंसर हो गई थी आँख में, तो ख़त्म हो गए थे। लेकिन हम लोग को ऐसा तो कोई सहाय मिलती नहीं है पेंशन के अलावा। पेंशन भी हाफ हो जाती है, उसमें कैसे गुजारा करें हम बच्चों को लेकर। આમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી રાષ્ટ્રભક્તોની સરકાર માનવામાં આવે છે, પરંતુ કમનસીબે જોવા જઈએ તો જે દેશ માટે સતત કહી શકાય કે જેના કારણે આપણે બધા સલામત છીએ એવા પૂર્વ સૈનિકો કે જે સૈનિકોએ હંમેશા કહી શકાય 24 કલાક રાત દિવસ પોતાનું ઘરબારની ચિંતા કર્યા વગર દેશની રક્ષા કરતા રહે, જેના કારણે આપણે બધા સલામત છીએ। એ સલામત છીએ એવા સૈનિકો આજે પોતાની માંગણી લઈને આજે રસ્તા પર ઉતરી રહ્યા છે। અમે વારંવાર સચિવાલયને ધક્કા ખાવા પડે છે, કોઈ સાંભળતું પણ નથી। ત્યારે આપણે એ પૂર્વ સૈનિકો સાથે बात करीशू। खास कर तुम्हारा क्या क्या प्रश्नों है? प्रश्नों तो अभी सभी को मालूम है, 14 प्रश्न रखे, लेकिन मेरा खास कहने का ये है कि ये जो बार बार हम मांग शब्द यूज़ कर रहे हैं वो पब्लिक को जान के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये मांग नहीं है, ये हमारे अधिकार है, इसको कानूनन दर्जा मिला हुआ है। इसके लिए भी अगर सरकार के सामने आना पड़े तो सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि इनको न तो कोई ठराव पास करना है, न तो विधानसभा में उसको कोई प्रस्ताव पास करना है। ये चीज़ ऑलरेडी कायदे में है, वही चीज़ उनको देनी है। तो फिर भी बार बार सैनिकों को, माजी सैनिकों को, उनके परिवार वालों को सरकार के सामने आना पड़ता है, और जैसे वो भीख दे रहे हैं, ये भीख नहीं है, ये हमारे अधिकार है, और हम अधिकार लेके ही रहेंगे किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सरकार के रवैये के बारे में आप क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप बात बताते हो कि अधिकार है, तो अधिकार के लिए से क्यों लड़ना पड़े? तो फिर यही चीज़ है कि सरकार को ही देखना है कि भाई इनको सामने क्यों आना पड़ता है, जबकि उसको कानून में लिखा गया है कि माजी सैनिक जो होता है, जो शहीद होता है, उसको इतनी चीज़ मिलनी चाहिए, इतनी ज़मीन मिलनी चाहिए। वो ऑलरेडी कानून में है, वो चीज़ ही नहीं दे रहे हैं। तो सरकार का काम है ना, सरकार के ऊपर सबको विश्वास है, तभी तो सरकार है यहाँ पर क्या। लेकिन अब सारे दिन आ चुके हैं कि अभी बार बार सारे लोगों को इकट्ठा होकर उनके कान खोलने पड़ रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ डालनी पड़ रही है, वो उनके लिए शर्म की बात है। ये तो राष्ट्रवादी सरकार है, पूरी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, फिर भी ऐसी हालत में होती है। यही तो मुख्य प्रश्न है। हम लोगों के दिल में यही लगता है कि जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपने देश की रक्षा के लिए स्वाहा कर दी, क्या उसके बावजूद भी हमको वो भी अपनी हमारी बनाई हुई सरकार है, उसके लिए भी ये चीज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए सचमुच मुझे बहुत खेद है, और सारे भाइयों को भी ये चीज़ के लिए खेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। खास करके बताइए कि जो प्रकार के आपको पहले आंदोलन किया, फिर भी आपको समेटना पड़ा, सरकार ने बोला हम सब हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ, क्या कहेंगे? सर, इसके लिए
हमने जो अभी हमारे आगे की रणनीति है उस हिसाब से होगी। हमने जो अपनी डिमांड रखी थी उसमें 1-2 डिमांड गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है। बाकी जैसे 10% अनामत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है हमारा, जो भी सैनिक रिटायर्ड होता है उसको आते ही 10% रिजर्वेशन गुजरात गवर्नमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो वो एक्चुअली मिलना चाहिए। वो एक्चुअली गवर्नमेंट को अलग से कुछ देना नहीं है, वो ऑलरेडी भारत का जो बंधारण है उसमें ऑलरेडी है। वो प्रोटेक्शन एक सैनिक जीवन को इतनी कठिनाई में जो अपना जीवन व्यतीत करता है, नौकरी करता है देश की सेवा के लिए, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने अपने बंधारण में कि उनको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं मिल रही है। उसको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है, जो ऑलरेडी बंधारण में है उसको अमल में लाना है। जब आप अपने देश के लिए काम करते थे तब आपको ऐसा पता था कि ऐसा सरकार आपके साथ ऐसा सलूक करेगी? नहीं, ऐसी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। हमें तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमने जो भारत सरकार के लिए या हमने अपने देश के लिए जो सेवा किए हैं उसके बदले में हमें जो गवर्नमेंट ने बंधारण में जो राइट्स दिए हैं उसको लेने के लिए हमें इतना लड़ाई लड़ना पड़ेगा, ये तो हमें सोचा नहीं था कि अपने चाइना के साथ में लड़ाई लड़ा या पाकिस्तान के लड़ाई लड़ा। उतना उससे भी कठिन परिस्थिति ये है कि हमने अपनी गवर्नमेंट के अपना हक लेने के लिए अपनी गवर्नमेंट से लड़ना पड़ रहा है। इस बार क्या करोगे? फिर से आप आंदोलन करने जा रहे हो? तो यस सर, इस बार हमने पूरे जोश और होश के साथ में जो गांधी चिंध्या मार्ग से हमारे जैसे सुप्रीमो है श्री जितेंद्र निवास साहब, उनकी अध्यक्षता में जो भी आदेश मिलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर पूरी। दूसरे भी हमारे साथ है, खास करके आप बताइए कि जिस प्रकार के आप बार बार आपको आंदोलन करना पड़ता है, 1 साल से भी ज़्यादा आप आंदोलन कर रहे हैं पर आपको परिणाम नहीं मिल रहा है। सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 27 साल से हम बीजेपी सरकार को लेके आ रहे हैं और ये हमारे मतलब कि जो भी 14 मुद्दों की हमने मांग किया है वो हमारे बंधारण के अंदर GR ऑलरेडी आधो का गवर्नमेंट ने माना हुआ है और कुछ एक मुद्दे हैं जो हमारे वीर शहीद होते हैं या कोई आर्मी लड़ाई करते करते या अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है, उसके लिए उनका जो परिवार है वो किस स्थिति में जी रहा है वो सरकार को मालूम नहीं है। क्यों कि जब कोई भी शहीद होता है या सैनिक एक्सपायर हो जाता है तो वोट लेने के लिए गवर्नमेंट सरकार बड़े बड़े नेताओं अपना वोटर पाने के लिए वहाँ पे शहीद स्मारक पे पहुँचता है। उसके बाद कोई भी कर्मचारी, कोई भी नेता उसके परिवार की देखभाल करने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं रहता है। हम अभी 6 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे माजी सैनिक भाइयों के लिए, वीर नारी बहनों के लिए। क्यों कि उनकी परिस्थिति हमने ऑन ग्राउंड देखी है। हम तो 32 साल आर्मी में जॉब करके आए और क्या क्या हमने परेशानी उठाई है वो गवर्नमेंट को मालूम नहीं है। हमने कश्मीर के अंदर लड़ाई लड़ी, कारगिल की हमने लड़ाई लड़ी है, श्रीलंका के अंदर शांति सेना के अंदर हमने कार्य किया हुआ है, साउथ अफ्रीका के अंदर हमने शांति के लिए हमने कार्य किया हुआ है। लेकिन इस गवर्नमेंट को अभी अहंकार आ गया, अभिमान आ गया है और हमारी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हमको लॉलीपॉप दिया जाता है, रात को हमको बुलाया जाता है, हमको आश्वासन दिया जाता है और फिर जब हम जाते हैं मीटिंग करने के लिए तो हमको मिलने के लिए भी उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस बार हमारी मांगें नहीं मानोगे तो आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसके अंदर तमाम माजी सैनिक भाइयों बहनों, वीर नारी बहनों और हमारे परिवार को हम ये बताएंगे कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है और अब सरकार बदल के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। यानी ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं? आप बता रहे हो कि शहीद दिन के दिन आते हैं फिर सिर्फ दिखावा करके चले जाते हैं? हाँ यस सर, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर हमारी बातें ऑलरेडी GR आधा जो मुद्दा है उसका GR मान्य किया हुआ है, फिर भी हमने 3 बार आंदोलन किया, हमारे उनके कोई भी अधिकारी हमसे मिलने के लिए नहीं आता है, हमको अंदर बुलाया जाता है, फिर बोलते हैं कि आपके बात को हम सुनेंगे, आपकी बात के हम जितने भी मुद्दा है उसके ऊपर हम GR डिक्लेयर करेंगे। लेकिन उसके बाद इस तरीके से हमारे साथ वर्तन किया जाता है जैसे कि हम इस देश के है ही नहीं। इस बार आप सरकार बदल दोगे?
इस बार हमारी पूरी कोशिश है, अगर इस बार हमारे 14 मुद्दे नहीं माने गए तो हम सरकार बदलने के लिए तैयार है। दूसरे भी लोग हैं हमारे साथ, खास करके आप बताइए कि आप बहुत सालों से आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, फिर भी आपकी ये हालत है। कम से कम करीबन 5 साल से हम निमावत साहब और उनकी टीम लड़ रही है, आंदोलन कर रही है। उसके बाद सरकार में अपनी कागजी कार्रवाई के दौरान मतलब करस्पॉन्डेंस से भी और ग्राउंड में जाके भी हमने आंदोलन किया है, लेकिन वो हर बार जैसे पहले की जो वो थे अपने गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा साहब थे, उनसे मिले थे। उस टाइम भी उन्होंने 2020 में जनवरी में हमने किया था आंदोलन, उस टाइम भी उन्होंने बुलाया था। उस टाइम में भी बोला था कि हम आपकी मांगे अगले हफ्ते में या अगले महीने तक कर देंगे। उसके बाद 1 साल हो गया, वो कोरोना भी बीच में आ गया था, 1 साल हो गया, उनके तरफ से कोई रिस्पांस भी नहीं आया, ना कोई जवाब भी नहीं आया कि चलो भाई ये इतना हम कर सकते हैं। 14 मुद्दे थे तो एक मुद्दा भी उन्होंने उनके तरफ से तो उन्होंने कोशिश किया ही नहीं। उसके बाद हमने नेक्स्ट आंदोलन किया, तो आंदोलन जैसे होता है तो फिर वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, फिर बुलाते हैं 2-4 हमारे जो पर्सन वो है हमारे साहब लोग, उनको बुलाते हैं। उसके बाद बोलते हैं हाँ ठीक है हम कर देंगे, 2-4 दिन का वक्त दो हमें। लेकिन वक्त देने के बाद भी वो क्या करते हैं, वो 4 दिन नहीं कम से कम 4 महीना भी हो जाता है ना, तो उनकी तरफ से तो कोई रिप्लाई आता नहीं है। और यहाँ से हम लेटर भेजते हैं ना, उनका भी रिप्लाई नहीं आता। तो गवर्नमेंट तो मतलब यही चाहती है कि हम ही मतलब वो बोलते हैं ना हिटलर शाही हो गई है गवर्नमेंट के अंदर। हिटलर शाही जैसा आप फील कर रहे हैं, खास करके बताइए कि आप जैसे पहले दुश्मनों के सामने लड़ते, अब सरकार के सामने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। हाँ वही बात हो गई है, पहले बॉर्डर पे दुश्मन थे, मेरे को लग रहा है यहाँ पे ये हिटलर शाही हो गई है, बस इनके सामने लड़ना है अभी। इस बार चुनाव होने वाला है, दिसंबर में चुनाव होने वाला है, क्या करोगे? चुनाव होने वाला है तो हम तो देखो अगले हफ्ते तो हमारा आंदोलन हो ही है। अब सरकार माने ना माने, इस बार हम जैसे हर बार करते थे कि हम 5 लोग जाते थे, मिल के आते थे, वो हमें थोड़ा सा समझा देते थे कि हम मानेंगे। यहाँ तक भगवान की भी वो मतलब वो बोल देते थे यार भगवान आप करो, बोला पिछली बार तो इन्होंने यही बोला था कि हम कर ही देंगे, आपको आंदोलन करना है तो करो, नहीं तो 100% हम कर देंगे आपका रिप्लाई। लेकिन उनके बाद भी करीबन ये कितना 15 या 20 दिन हो गया। उनके बार क्या करने वाला? 13 तारीख को अब शुरू होगा आपका फिर से आंदोलन, इस बार क्या करोगे? वो आंदोलन खुद गवर्नमेंट बाहर आएगी ना, वहाँ से हम नहीं जाएंगे, उनका खुद कोई उनके जो बड़े MLA वो आएंगे, उनके बाद जो लेखित में हमें देके जाएंगे ना वही मानेंगे। वो ये अगर वक्त देंगे ना, कल कर देंगे, शाम को कर देंगे या 2 दिन बाद कर देंगे, वो इस बार नहीं मानेंगे। इस बार नहीं बैठोगे? इस बार नहीं मानेंगे, नहीं हम बैठे रहेंगे उधर। इस बार हम बैठे मांग नहीं स्वीकारेंगे तो नहीं, बस हमें सिर्फ लिखित में चाहिए। इस बार वो मीटिंग करेंगे, फिर 2 दिन बाद करेंगे, वो वाली कार्रवाई नहीं चाहिए। दूसरे भी हमारे साथ है, उनसे भरोसे नीचे बात करेंगे। खास करके आप बताइए जिस प्रकार से आपको बार बार आंदोलन करना पड़ता है, फिर भी आपका जो प्रश्न है हल नहीं हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ये गवर्नमेंट से इतना नाखुश हूँ कि जो हमारे इतने आंदोलन करने के बावजूद भी हमारे जो प्रतिक्रिया है वो पूरे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं। जो 14 मुद्दे हैं उसमें से 3 मुद्दे सॉल्व किए हैं, उसके बाद जो बचे हुए 11 मुद्दे अभी तक उसका सॉल्व नहीं है। सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे। हम तो बॉर्डर पे एक दुश्मन था जो कि उसको हराना बहुत आसान है, लेकिन जो देश के अंदर पल रहे दुश्मन है, ये देश के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो सैनिकों के जब सैनिकों के कंधे पे रख कर के बंदूकें चला रहे हैं, बॉर्डरों पे जा कर के वर्दियाँ पहन रहे हैं, वहाँ जाके दिखा रहे हैं कि हम सेना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सेना के लिए ये कर रहे हैं, सेना के लिए हथियार ला रहे हैं, सेना के लिए इतनी तोपें ला रहे। तो कारगिल वार जब हुआ था तो उस टाइम तोपें नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ सेना के कंधे पे बंदूक रख कर के चलाई जा रही है। और ये गवर्नमेंट सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा अभी तक कुछ नहीं दिया। जितना भी हमने आंदोलन किया, ये 5 साल से संगठन खड़ा हुआ है। 5 साल से अभी तक जो है बड़े बड़े 3 आंदोलन हो चुके हैं, उससे पहले छोटे छोटे आंदोलन हो चुके हैं। हर बार इससे पहले विजय रूपाणी साहब थे मुख्यमंत्री, प्रदीप सिंह जाडेजा साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने भी सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया। 3 महीने के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। दोबारा जब गए तभी हमें लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं मिला। तीसरी बार गए तब भी लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं मिला। हो जाएगा कंप्लीट, तुम्हारा कमेटी बैठी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी उनका रिप्लाई नहीं है, ना कोई लेटर का जवाब है, ना उनका कोई सकारात्मक आकारात्मक कोई जवाब है। इस बार चुनाव होने वाला है, आप क्या करोगे? अगर चुनाव होने वाला है तो हम तो चाहते हैं
हम निमावत साहब को भी बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी को खड़ा करिए और अपनी पार्टी को मैदान में दौड़ा दो। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इन्होंने निमावत साहब की तरफ से अगर कोई पार्टी का ऐलान हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो भाजपा के अलावा और कोई पार्टी का चुनाव किया जाए। 13 तारीख से फिर से आप आंदोलन करने वाले, आप क्या करोगे? 13 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है, 13 तारीख को जब तक कोई भी मुद्दा या कोई भी क्लियरिटी नहीं देगी गवर्नमेंट, तब तक हम वहीं रहेंगे और डटे रहेंगे। देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। हमारे साथ और भी पूर्व सैनिक हैं, उनसे बात करेंगे। खान साहब, पिछली बार आप लोगों में बहुत जोश खरोश था और कहा था कि आप लोगों ने इस बार लेके ही जाएंगे, लेकिन सरकार ने आपको फिर से बैरंग वापस लौटा दिया। इस बार फिर से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। दूसरी लड़ाई, मतलब देश के लिए तो अब लड़ चुके हैं, लेकिन अब अपनी मांगों के लिए लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, गुजरात सरकार से हम अपनी मांगे पिछले 4-5 साल से या 6 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हर बार बुलाया जाता है और हर बार धोखे में रखा जाता है। मैं यही कहूँगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद बोलते हैं आपका 10 दिन के बाद हमको CS लेवल की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें आपका सब सोल्यूशन हो जाएगा, परिपत्र दे देंगे, लेकिन अभी तक एक भी हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है कि अगर अदर राज्य में, गुजरात के अलावा जो राज्य है भारत के अपने, वहाँ पे एक्स-मैन को अगर ये सब लागू है, ऑलरेडी मिल रहा है, और वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दूसरी कोई सरकार वो दे रही है, तब तो अपने माने कि भाई चलो वो दूसरी सरकार है वो नहीं दे रहे। सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है और दूसरे राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, वो लोग दे रहे हैं। MP में दे रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में दे रहे हैं, उनकी सरकार है। उसके अलावा हरियाणा देख लो, सब जगह उनकी सरकार है। वहाँ पर भी जब मिल रहा है तो गुजरात का तो हम एक मॉडल पेश कर रहे हैं, ठीक है ना। मोदी साहब आके या कोई भी दूसरा भी आता है तो, और है भी वाकई में गुजरात मॉडल है। हम भी आर्मी में रह के हम बाहर देखे, दूसरे राज्य के बराबर हमारा राज्य बहुत तरक्की पे है और अच्छा है यहाँ पे सब एनवायरनमेंट। लेकिन अगर इतना अच्छा होने के बाद में यहाँ पे गुजरात में अगर देखा जाए फौजी कितना है, दूसरे राज्य के अलावा अगर गिनती की जाए तो मतलब वो 0% 10 है, ठीक है ना। क्योंकि अदर स्टेट में अगर 100 है तो यहाँ पे 100 में 10 बंदा है फौज में। अगर हम अदर राज्य में 100 बंदा को खड़ा करेंगे तो 100 में से वहाँ से 100 निकलेंगे, तो गुजरात के 100 करेंगे तो 10 ही निकलेगा कि भाई फौज में कितने हैं, तो 10 ही बंदा है। अगर उसमें भी साल में एक बंदा शहीद होता है, उसको 1 करोड़ देने में सरकार को क्या, हम एज ए यहाँ पे समर्थ राज्य है, हम मॉडल प्रस्तुत करते हैं, तो मॉडल प्रस्तुत करने का होना चाहिए। और बाकी जो है GR और परिपत्र हुए हैं ऑलरेडी 10%, महाराष्ट्र में ले रहे 15% एक्समैन को 0.50% मार्क्स पे ले रहे वहाँ पे, ठीक है। इंस्पेक्टर वो सर हमने सर को भी दिखा के देखो यार, महाराष्ट्र में सर, ये MP में बीजेपी की सर वहाँ ले रही है, पगार के आरक्षण का है, जो भी मुद्दा सब वहाँ पे हो रहा है, तो गुजरात पे क्यों नहीं होना चाहिए सर? वो तो बिल्कुल लागू कर देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सरकार को इसमें कुछ भी संदेह की बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जनता मतलब इसे क्या इफेक्ट करेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जनता क्या सोचेगी, लेकिन दूसरे राज्य में हो रहा है तो ऑलरेडी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है, तो उसके हिसाब से देने में कोई दिक्कत है नहीं है जहाँ तक मेरे हिसाब से। जनता तो कुछ नहीं सोचेगी खान साहब, क्योंकि जनता को ये बार बार फौज की ही बहादुरी बता के इलेक्शन जीतते हैं। कभी चीन, कभी पाकिस्तान, कभी सर्जिकल स्ट्राइक। नेता तो करने जाते नहीं है, अब सेना ही करती है। सवाल ये है कि आपको क्यों लगता है 6 साल से आप लोग ये पूरी मुहिम चला रहे हैं? आपने कहा कि दूसरे राज्य दे रहे हैं, इन्हीं की स्टेट जहाँ बीजेपी दे रही है, तो इनको देने में दिक्कत क्या है? कभी बात होती, कहते हैं क्या है? हाँ, अब इसमें ऐसा है कि भाई गुजरात में माजी सैनिक या सैनिक बहुत कम है। अब सरकार कोई भी हो, उनको क्या लगता है भाई, वोटिंग पावर सबसे मेन इफेक्ट करता है। वोटिंग हमारे पास तो है नहीं इतनी, लेकिन अभी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं हमारे माजी सैनिक। यहाँ पे जैसे हमारा 10 लाख का परिवार हो गया आजकल, ठीक है ना। अब 10 लाख परिवार हमारा एक्स-मैन का है, उनका परिवार है। अब आप एक चीज़ ले लो भाई, एक परिवार में हर आदमी 5-10 आदमी को पहचानता है। अगर ज्वालामुखी बनेगा तो ये और बहुत आगे बढ़ जाएगा, तब सरकार की नींद खुलेगी, तब आँख खुलेगी फिर, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होगी। तो हमारा कहना ये है कि देरी ना हो, इससे पहले हम थोड़ा जागे सरकार भी, और हमारी मांगे जो है वो जायज़ है। उसमें कोई हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम अधिकार के बिना मांग रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारी जायज़ मांगे उसी को हम पूरा कर रहे हैं, और उसको देने में मेरे ख्याल से कोई इनको वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, संदेह। आपने कहा देरी अगर हो गई तो फिर क्या कर सकते हैं माजी सैनिक? देरी हो गई तो फिर अभी देखो, वो एक सस्पेंस हर किसी का, सरकार का भी सस्पेंस रहता है। सरकार भी आज तक हमें बुलाती है, बोला हाँ आ जाओ, परिपत्र दे देते, लेकिन दे नहीं रही। फिर हम भी ऐसा कुछ सोचेंगे, है ना। फिर सरकार को कुछ चोट पहुंचेगी। हमारे पास भी विकास पार्टियां भी बहुत है, सब कुछ है, और हम तो सोचते हैं कि हम किसी के साथ ना जाएं। हम खुद ही माजी सैनिक, अगर एक सैनिक अगर पूरी गली में निकलेगा या मोहल्ले में निकलेगा, कि वोट मांगेगा, तो क्या उसको वोट नहीं मिलेगा? आप खुद बताइए ईमानदारी से। आज वो जो नेता है या कोई भी है XYZ, वो सब देश के नाम पे वोट मांगता है, शहीदों के नाम पे या तो लड़ाई पे या किसी भी चीज़ पे। अगर एक शहीद खुद जाके एक मोहल्ले में, एक सोसाइटी में, एक एरिया में जाके बताएगा कि भाई मैं हूँ, और शहीद में ईमानदारी और या सैनिक में ईमानदारी उसमें कुट के भरी है, तो ईमानदारी से वो काम करेगा तो जनता भी उसको चाहेगी। ये मेरा सरकार से कहना है। ये है कि इस बार की जो लड़ाई होगी आर पार की लड़ाई होगी। यस, इस बार की जो लड़ाई होगी आर पार की होगी।
इस बार जब तक हमारे मुद्दे को हमारे पास हाथ में परिपत्र नहीं आ जाता तब तक हम लोग वहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमारे साथ दूसरे सैनिक भी हैं। सर, क्या कहेंगे? सरकार 6 साल से आप लोगों की लड़ाई, बार बार आप जाते हैं सचिवालय के द्वार पर और आप लोगों को वैसे ही लौटा दिया जाता है। इस बार आप लोगों ने मन मक्कम कर लिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए अपनी मांगे लेके रहेंगे। जय हिंद सर, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब ये 14 मुद्दे हम लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वहाँ हमारी लाशें पड़े या कुछ भी हो जाए, ये लेके ही रहेंगे हम। क्योंकि अभी जो है ये सरकार को सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि ये क्या क्या हो रहा है ये देश के अंदर, लेकिन ये सरकार बोलती है किसी को पता नहीं। हम सत्य में भी जयते मानने वाले, हम सैनिक, भारत के सैनिक है और हम सत्य में भी जयते, सत्य के साथ रहने वाले हैं हम। जो सत्य होगा तो हम जान जाए, प्राण जाए या कुछ भी हो जाए। लेकिन ये झूठ के ऊपर बुनियाद पर चल रही है सरकार, वो गलत कर रही है हमारे साथ। और हमारे माजी सैनिक और जो सैनिक है उनके साथ भी, और जो हमारी वीर नारी बहनी है उनके साथ भी ये गलत कर रही है। जो हम खुद गए हुए निमावत साहब के साथ, हम खुद अंदर गए हुए, वो बोले कि कल कर देते हम लोग, आज बोले बारिश से इतना आप हट जाओ बोले, तो हमारे निमावत साहब और हम बोले कि यार बारिश से अपनी बहनें, अपने बच्चे, अभी हमारा को इतना वो हो रहा है ना कि पूछो मत। हमारे बहनें, हमारे बच्चे, जब हमारी बहनें बैठती है और बारिश में, तो हम बोले कि यार चलो यार, इनको बोले कि परेशान क्यों करना, इसलिए हम लोग वहाँ से उठ गए। लेकिन इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार को, इनने इंसानियत को कोई नाम की चीज़ नहीं है। एक इंसानियत होनी चाहिए आदमी के। इतनी बहनें बैठी हुई, इतने बच्चे बैठे हुए, इतने बूढ़े बैठे हुए, तो इनको बोले कि चलो यार दे दो, अब दे दो, बोले सुबह में हम कर देंगे। लेकिन सुबह का आज 25 दिन होने को आया, फिर भी कोई, हमारे निवास साहब है, हम दूसरे हमारे जो भी आगेवान हैं, वो सब जा रहे हैं, उधर बता रहे हैं, उधर लेटर लिख रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ये लोग। यानी वो हिटलर शाही वाली बात है कि एक सरकार कहती है कि हम तो राष्ट्रवादी सरकार हैं हम लोग, तो उन्हें लगता है आपको जिस हिसाब से हो रहा है राष्ट्रवादी सरकार है? मैं आपसे सलूट मारता हूँ सर कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप जानते हो कि आपसे मैं सलूट करता हूँ। बाकी जो गोदी मीडिया बोलूँगा, मैं स्पष्टित बोलूँगा, गोदी मीडिया आ भी नहीं रहे हमारे को ये हमारा इंटरव्यू लेने के लिए कि हम क्या चाहते हैं। हम आंदोलन नहीं कर रहे। हम लड़ाई किससे लड़ रहे? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनसे हम लड़ाई लड़ेंगे। हम हमारे देशवासियों से लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। ये हमारी मांग है सर। ये जीआर बना हुआ है, ये परिपत्र बने हुए हैं, उसकी हमको चाहिए। और ये हमारे, चलो हम तो चलो पावड़ा घेंती बेलचा चला के भी हम हमारा गुजान कर लेंगे, लेकिन हमारे वीर नारी बहनें हैं जिसके शहीद हो गए, जिसका एक बच्चा होता, जिसके माँ बाप बूढ़े हो गए, उसका शहीद हो गया बच्चा, उसको क्या करेगा वो? इसके औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, वो शहीद हो गया नौजवान, उसके छोटे छोटे बच्चे अभी बड़े हो गए, अभी घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको ज़मीन मिल जाती, कुछ होता तो कुछ भी वो कर सकते थे आगे। वो पढ़ी लिखी नहीं है हमारी वीर नारी बहन, तो आगे क्या करेगी सर? बताओ आप खुद सोच लो। तो ये जो है राष्ट्रवाद, जो ढोंगी राष्ट्रवाद है, ये ढोंगी राष्ट्रवाद बोलूँगा मैं, बिल्कुल ढोंगी। ये तिरंगा नहीं, ये तिरंगा को हम सम्मान करते, तिरंगा के लिए हम जान निछावर करते, हम फौजी। और हमारे कितने भी आपने देखा ही होगा, हर दिन आते हुए पूरे भारत देश में हर दिन डेड बॉडी आती है शहीद की। तो हम मतलब देश के लिए कर सकते हैं। हम सरकार को मतलब आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हमारा आंदोलन नहीं है, ये हमारी मांग है। मैं यही बोलूँगा कि हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। सर, क्या कहेंगे? आप लोग भी इतने दिन से 6-6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन सरकार यानी मूड में नहीं है आप लोगों को कुछ देने की। इस बार क्या करेंगे? जय हिंद, जय भारत। ऐसा है कि जो 4-5 साल से हम लोग धरना वगैरह प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं, अपनी मांगे हैं जो एक्स आर्मी की, जो उनको सरकार को पूरी करनी चाहिए। ये हर बार तुम जब भी जाते हैं 2 दिन 4 दिन जो भी हम धरना करते हैं, वो एक लॉलीपॉप की तरह शाम को समझा देते कि भाई तुम्हारा सुबह काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम होता नहीं है। ये झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है सरकार के। तो कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब तुमको इतने, वैसे तो तुम निकल जाते हो कि बोला भाई सर, आम जनता पार्टी के अंदर की बोला भाई तुम्हारा जो आम लोगों के लिए तुम बोलते हो कि बोला गरीबों का भला होगा या कुछ भी अच्छा चीज़ उसका काम है। जब तुम देश के सैनिक है जो देश के अंदर अपनी लड़ाइयाँ लड़के और इतनी सेवा देके 26 साल 25 साल जो भी अपनी सेवा देके जो एक्स सर्विस घर पे आ रहा है, जब तुम भला तुम नहीं सोच सकते हो तो आम जनता का क्या सोचोगे? इसलिए हमारा स्पष्ट ध्येय है एक्स सर्विस मैन की हमारी मांगे कम से कम पूरी की जाए। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद, वंदे मातरम। जो हमारे ये 14 मुद्दे हैं उसके अंदर सरकार ने जो हमें खाली लॉलीपॉप देके और थोड़ा सा खुश करने के लिए एक हमारा जो फौज में जो सर्विस करके आता है एक बंदा, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करके, बहुत मुश्किलों का सामना करके एक जिंदा वापस एक फौजी दूसरा जीवन लेके आता है, और उसको आज रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट जो सरकार है, आज हाल ही में जो अभी भाजपा सरकार, उसके सामने जो हमें भीख मांगनी पड़ रही, ऐसी नौबत हमें नहीं आनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को सामने से हमारे को जो हमारी सुविधा है, जो हमें मिलना चाहिए, जो पहले मिल रहा था, ये हम नया नई चीज़ कोई मांग रहे। जो हमारे को गवर्नमेंट पहले से ये 1987 से पहले से चल रहा था, जो चीज़ एक फौजी रिटायर होता था उसको ज़मीन, प्लॉट और एक नौकरी, ये चीज़ें देते थे। आज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा के बंद कर दिया, लेकिन वो चीज़ बंद नहीं हुआ है। वो पहले का जो नियम कानून था वो चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या अमल नहीं कर रही सरकार, उसको अमल करना चाहिए। और जो हमारे आज की समय में जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम है, एक फ़ौजी आके दर दर भटकता है, सर्विस नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए तलाश रहा है, एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको नौकरी के लिए बहुत घूमना पड़ रहा है, और जहाँ भी जाता है उसको बोलते हैं 10,000 12,000 ऐसी नौकरी देंगे। एक फ़ौजी जो एक देश के लिए बलिदान दे के आया, देश की सेवा करके आया, उसको 10-12 हज़ार में कोई फ़ौज की वैल्यू नहीं, जो कि यही समझा जा रहा है। नहीं तो अगर उसकी वैल्यू करती सरकार और लोग, तो आज के समय में जो आज फौजी को भटकना पड़ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है, वो भी ख़त्म होती, और हमारे को आज जो फौजी आके अपने बच्चे परिवार को पाल लेता और अपना अच्छा सा जीवन जी लेता, अच्छा सा परिवार चलाता। जिस तरह से एक सर्विसमैन अपनी अलग बातों को लेकर सरकार के सामने पहले भी अपनी बातें रख चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो उनके हिसाब से लगता है कि सरकार उनकी बातों को गौर नहीं कर रही है या उनकी मांगों को लेकर डिले कर रही है। इसलिए उन्हें लगता है कि इस बार जब भी वो बैठेंगे अपनी मांगों को पूरा करवा के तभी उठेंगे। हालांकि ऑप्शन भी वो देख रहे हैं कि आगामी दिवसों में जब इलेक्शन है तो ऑप्शन भी देख रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती तो उन्होंने सीधे संकेत दिए हैं कि देर न हो जाए, इसलिए कम से कम उससे पहले उनकी बात मान ली जाए। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।